पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे और कैसे मॉलिक्यूल जो है जैसे प्रोटीन कैसे ट्रांसफ़र होता है, चाहे चाहे पोलर कंपाउंड चाहे नॉन पोलर कंपाउंड कैसे ट्रांसफ़र होता है आउटसाइड सेल के इंटरनल कंपार्टमेंट में। अब देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में कौन कौन से जैसे मैकेनिज्म होते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे कि पैसिव मैकेनिज्म है, फिर एक्टिव प्रोसेसेस है, फिर इसमें फैसिलिटेड प्रोसेस है। ये सब हम देखेंगे इसमें कि कैसे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर जब मेम्ब्रेन से अगर सेल मेम्ब्रेन हम जानते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन जो कि बना होता है किससे, लिपिड और प्रोटीन से, जो कि मेन जो इसका स्ट्रक्चर है वो लिपिड से बना होता है। जैसे हम इसके पहले सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो बनाए थे, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये जो है ये पार्ट है हाइड्रोफिलिक और ये है जो टेल पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है। अब क्या है कि देखिए कि इस मैकेनिज्म को समझिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है, इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल चाहे जो भी कंपाउंड चाहे जो भी सब्सटेंस का अगर ट्रांसफ़र होता है, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, एक होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब अगर हाई से अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई भी सब्सटेंस का अगर ट्रांसफ़र होगा तो इसमें आते हैं, इस चीज़ को कहते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से अगर हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस। और ये क्या हो जाएगा, पैसिव प्रोसेस। अब जो है जो पैसिव प्रोसेसेस है ये क्लासिफाई होता है दो पार्ट में। पैसिव प्रोसेस एक तो आपका पार्ट हो गया, इसमें हो गया सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक। और एक्टिव प्रोसेस भी दो पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो बेसिक है जो ट्रांसपोर्टेशन का, ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको जो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ आपके सेल बायोलॉजी चैप्टर में सिर्फ एक्टिव प्रोसेस के बारे में और पैसिव प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताया है, लेकिन इसका जो यूनिपोर्ट है, सीम पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चाहे एंटीपोर्ट के बारे में, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, आपके प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में। यहाँ पे बस सिंपल से देखना है कि समझिए, जैसे सिंपल डिफ्यूजन है, जैसे ये मानिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, और ये जो है लिपिड बाइलेयर है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस का जो साइज है वो इतना बड़ा है और एक सब्सटेंस का साइज लार्ज है, ठीक है, तो एक हो गया स्मॉल साइज और एक हो गया लार्ज साइज। तो कौन आसानी से, जैसे यहाँ से इसको क्रॉस करना है और सेल के इंटरनल कंपार्टमेंट में आना है, जैसे ये मान लीजिए ये है आपका साइटोप्लाज्मिक पार्ट, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाला जो है ये है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, और ये है इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो अगर देखिए कि अगर बाहर से अगर कोई सब्सटेंस है, अगर इसको आना है अंदर की तरफ, ठीक है, लेकिन क्या है कि जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, बस समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कितना है, 100 है और इसके अंदर मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कहने का मतलब हुआ कि N/V, मतलब N मतलब होता है मोल और बाई वॉल्यूम, मतलब पर वॉल्यूम में कितना मोल कंपाउंड है चाहे मॉलिक्यूल है। ठीक है।
तो इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सोल्यूट की अमाउंट को ये डिटरमाइन करता है। तो अगर जिधर ज़्यादा सोल्यूट है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है उसका हाई होता है, और जिधर सोल्यूट कम है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है कम। तो हमेशा हम क्या बताए हैं कि जो पैसिव प्रोसेस है मतलब इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें क्या है एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए जैसे सिंपल डिफ्यूजन क्या है, सिंपल क्या है कि ये लार्ज मॉलिक्यूल अगर होगा, और दूसरा कि अगर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो इजीली यहाँ से ये तो फेवर कर दिया कि हाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया कि लार्ज मॉलिक्यूल यहाँ है और यहाँ पे स्मॉल है। मतलब मान लीजिए यहाँ 10 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 100, तो कितने के ग्रेडियंट हुआ, लगभग मतलब 90 का ये ग्रेडियंट हुआ। तो इस 90 के ग्रेडियंट से सब्सटेंस इधर से सेल के अंदर आएगा। तो नॉर्मली उसके लिए क्या चाहिए, अगर ये साइज बड़ा है तो मान लीजिए ये इजी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हमेशा सिंपल डिफ्यूजन को अगर समझना है, सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल डिफ्यूजन को, कि सिंपल डिफ्यूजन पहले होता क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें लिखना है बोर्ड में, तो ये होता है एक स्पॉन्टेनियस मोमेंट होता है, धीरे धीरे ये मोमेंट होता है स्पॉन्टेनियस व्हाट मोमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स along इलेक्ट्रोकेमिकल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये मोमेंट करेगा, सब्सटेंस बाहर से अंदर की तरफ चाहे अंदर से बाहर की तरफ भी जा सकता है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें सबसे पहले क्या चाहिए कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। पहला रिक्वायर व्हाट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझाए हैं कि अगर मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा है और ये कम है तो जिधर अगर ग्रेडियंट होगा उधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, लो की तरफ ये फ्लो करेगा, ठीक है, हाई से लो की तरफ। दूसरा चीज़ अगर क्या है, अगर समझते हैं नॉन चार्ज्ड मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल अगर चार्ज्ड है, ठीक है, तो इस चार्ज मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए, स्पेशल प्रोटीन चाहिए, चाहे वो क्या होता है कि अगर चार्ज मॉलिक्यूल है तो लिपिड में सॉल्युबल नहीं हो पाता है, तो जब लिपिड में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा तो वो इजीली क्रॉस भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि वो नॉन चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो जो आसानी से क्रॉस कर सकता है। दूसरा वही बात कहे हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी होगा, इसको हम लोग किससे मापते हैं, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट से, परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट से। अगर परमिएबिलिटी कोफिशिएंट मतलब जो मॉलिक्यूल, जैसे आप पढ़े होंगे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही अगर लिपिड को अगर क्रॉस करना है, लिपिड कोई भी लिपिड सब्सटेंस है अगर उसको क्रॉस करना है सेल मेम्ब्रेन से, तो वो भी क्या होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी उसमें क्या होता है, कंटेंट लिपिड का ही होता है। फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की, जैसे मान लीजिए कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो परमिएबिलिटी जो पोर है वो क्या होगा, डायलेट करेगा, ओपन ज़्यादा होगा, तो परमिएबिलिटी इससे क्या हो जाएगा, इस परमिएबिलिटी बढ़ेगा। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि आसानी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाए, क्रॉस कर जाए, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि आप अगर देखना चाहते हैं कि कोई सब, जैसे कि आप रेजिन्स यूज करते हैं, अगर रेजिन्स खाते हैं तो उसको गर्म पानी में अगर उसको बॉयल कर दीजिए, चाहे आप रात को पानी में रख दीजिए, तो उसमें क्या होता है कि वाटर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो गर्म पानी से जल्दी वो स्वेल करेगा और उसमें वाटर एंट्री जल्दी कर पाएगा एज कम्पेयर टू जो हम लोग ठंडा पानी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसकी परमिएबिलिटी क्या करता है, बढ़ा देता है। अब पाँचवा पॉइंट क्या कहते हैं कि अगर सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, तो आप जानते हैं कि सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन जो है, इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो सब्सटेंस क्या होगा, सेल के तरफ अंदर ज़्यादा ही जाएगा। तो ये हुआ जो फैक्टर्स है, और क्या फैक्टर जो है, निगेटिव फैक्टर्स क्या है कि जो इसको प्रमोट नहीं करता है, तो वो हो गया है, मान लीजिए अगर सेल जो मेम्ब्रेन है अगर थीन है, एक ये थीन मेम्ब्रेन है और एक ये थिक मेम्ब्रेन है, तो
मेम्ब्रेन को आसानी, जैसे किसी भी सब्सटेंस को आसानी से क्रॉस कहाँ से कर सकता है, अगर मेम्ब्रेन थिन है तो इसे आसानी से इसे क्रॉस कर सकता है, इसको ज़्यादा बैरियर प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर थिक है तो इस सब्सटेंस को प्रॉब्लम आएगा और आसानी से, मतलब इसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर मेम्ब्रेन थिन रहेगा तो परमेबिलिटी फास्ट होगा, अगर मेम्ब्रेन ठीक होगा तो परमेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं 6th पॉइंट में कि जो सिंपल डिफ्यूजन है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, थिकनेस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिन, ठीक है। जितना थिन होगा उतना ज़्यादा उसमें से सिंपल डिफ्यूजन आसानी से हो पाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका जो मेन एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा, जब आप पढ़े होंगे अल्वियोलाई के बारे में नाम सुने होंगे, जहाँ पे क्या होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, और ये अल्वियोलाई कहाँ होता है, लंग्स में। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ता है वहाँ पे, और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो होता है स्क्वामस इपिथेलियम होता है, और स्क्वामस इपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो बहुत थिन होता है, इसलिए जो स्क्वामस इपिथेलियम है वो मेनली रोल किस में करता है, एक्सचेंजिंग के लिए। जहाँ अगर एक्सचेंजिंग का अगर काम है, ठीक है, जैसे गैसियस एक्सचेंज का हम बात करते हैं तो वो नॉर्मली वहाँ पे कौन सा इपिथेलियम होगा, स्क्वामस इपिथेलियम। दूसरा बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सब्सटेंस जो भी है उसकी विस्कोसिटी, मतलब गाढ़ापन जो है अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा विसिड सब्सटेंस है, उसको क्रॉस करने में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और लेस विसिड है, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा पनीला है, ठीक है, और इसको कह सकते हैं मतलब वो गाढ़ा नहीं है, तो वो आसानी से क्या हो सकता है, क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, ये इन्वर्स रिलेशन शो करता है किसके, विस्कोसिटी से। तो हमें सिर्फ 2 याद रखना है, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या था, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के बाद से अब देखते हैं कि इसमें आता है एक नया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये क्या होता है कि इसमें भी जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंस का जो मोमेंट होता है, जो मोमेंट ऑफ जो भी सोल्यूट का मोमेंट होता है इधर एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो भी ग्रेडियंट की तरफ ये मूव करता है, लेकिन वो मेनली जो है मेडिएटेड बाय स्पेशल प्रोटीन नोन एज कैरियर प्रोटीन। इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तभी ये क्या हो पाएगा, क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो ये आसानी से ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या मतलब इसके लिए क्या ऐसे फैक्टर, इसको समझते हैं कि जैसे मानिए कि ये है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में जो भी हम लोग लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन पढ़े हैं, तो इसमें हम लोग पढ़े थे ना कि कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जाके आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बताया तो वो क्या होता है, चाहे इसको कह सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये जो है इसमें इंटेग्रल प्रोटीन्स है, जो कि अगर कोई सब्सटेंस अगर आता है, वो क्या सब्सटेंस, अगर वो कौन कौन से सब्सटेंस से क्रॉस कर सकते हैं, अगर ये सब्सटेंस मान लो चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो तो भी ये क्या कर सकता है, आसानी से ये क्रॉस इसके थ्रू कर सकता है, या अगर ये बिग मॉलिक्यूल भी है तभी ये इसको स्पेशल और कैरियर प्रोटीन के द्वारा क्या हो सकता है, ये सेल के अंदर जा सकता है, चाहे सेल के जो अंदर है वो सेल से बाहर जा सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जी सर, अगर मान लीजिए इधर कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है तो इधर कम है, तो फ्लो क्या होगा, इधर से इधर होगा, मतलब बाहर आउट से लेके इनसाइड की तरफ होगा। अगर इनसाइड में अगर कोई प्रोडक्ट सोल्यूट ज़्यादा है, अगर इधर कम है तो इधर से फ्लो होगा,
तो कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, सेल के अंदर, और सेल के बाहर क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ही फॉलो करता है। और देखते हैं, समझिए कि ये तो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक स्पेशल है कि इतने मॉलिक्यूल जैसे इस पे बाइंड किए, मान लीजिए कि एक बार में चाहे एक समय में ये सिर्फ कैरी कर सकता है सिर्फ 2 मॉलिक्यूल को, समझने के लिए, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल को करेगा, तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे मॉलिक्यूल आ गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, इससे बाइंडिंग होने वाला जो साइट है कि मात्र इस पे 2 ही अगर बाइंड कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इतने ये कभी भी ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना मॉलिक्यूल आया है, सॉल्यूट पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि इसके बाइंडिंग साइट पे। तो 2 बाइंडिंग साइट है तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही क्या हो जाएगा, कैरी होगा, बाकी मॉलिक्यूल क्या होगा उस समय कैरी नहीं होगा। तो एक साथ में अगर जितना सेचुरेशन होता है, जितने से वो बाइंड कर सकता है, तो उसको कहते हैं। लेकिन ये जो फीचर्स है सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यहाँ पे देखा गया, जो मतलब अगर हम लोग हाई कंसंट्रेशन के अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ बात करते हैं तो ये इसमें है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि हाँ ये चार्ज मॉलिक्यूल को भी कैरी कर सकता है, बिग मॉलिक्यूल को भी कर सकता है, या अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसके लिए स्पेशल अवेबिलिटी किसका होता है, अवेबिलिटी ऑफ व्हाट, कैरियर प्रोटीन्स की अवेबिलिटी होती है। और दूसरा का कि ये ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन शो करता है, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी ये शो करता है। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल अगर देखना है तो आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़िएगा GLUT4 ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये GLUT4 ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। इसका मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, जो कि हमारे मसल्स में ये प्रेजेंट होता है, चाहे एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और ये सिर्फ एक्टिवेट किसके प्रेजेंस में होता है, आप नाम सुने होंगे इंसुलिन, इंसुलिन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होता है। जैसे इसको समझिए कि ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ये है सराउंडिंग सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब डाइट लिए, खाना खाएं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि अमाउंट जो है ब्लड में अब्जॉर्प्शन के बाद ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, खूब ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो सेल को क्या होता है कि सेल के पास एबिलिटी होता है कि भाई हमको ग्लूकोज दे दो। तो ये ग्लूकोज कब देगा, जब यहाँ से अगर इस आपके पेनक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, पेनक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, और जब पेनक्रियास से इंसुलिन निकलेगा वो इंसुलिन क्या करता है कि इस पे GLUT4 ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, GLUT4 ट्रांसपोर्टर लगे होते सेल के अंदर होते हैं, वो सब सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होने लगे, और ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अब ग्लूकोज इसके अंदर आने लगेगा। ये नॉर्मल ये वर्क है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बस जानिए कि GLUT4 किसका क्या कार्य करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कहाँ, एडिपोज टिश्यू में और आपके मसल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, ATP की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है इसमें, जैसे मानिए अगर ये एक कंपार्टमेंट है, इसमें मॉलिक्यूल क्या है, बहुत कम है, सॉल्यूट जो है यहाँ पे मान लीजिए 5 सॉल्यूट है, और यहाँ पे लगभग यहाँ पे 20 सॉल्यूट है, मतलब 20 सॉल्यूट्स है। तो इनका जो मोमेंट होना है वो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ। अगर मान लीजिए लो कंसंट्रेशन के से अगर हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मशक्क़त करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब मशक्क़त मतलब क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट करके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल को चाहे सॉल्यूट को ट्रांसफ़र कराता है। तो इसका अगर डेफिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी रिक्वायरिंग
and carrier mediated movement of what substances या solutes across membrane के across membrane against concentration gradient, against concentration gradient के अगेंस्ट ये क्या करता है, मूव कराता है। जैसे कि आप की किताब में पढ़िएगा सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे कि समझिए क्या होता है कि जैसे सेल है, और इसके पहले भी हम बताए थे, अगर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और इसके जो बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इंट्रासेलुलर में सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करते हैं वो होता है पोटेशियम, इसके अंदर ज़्यादा होता है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा होता है सोडियम, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन को क्या, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो भी एक्साइटेबल टिश्यू होता है, जैसे कि नर्व टिश्यू के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, चाहे आप मसल्स टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक स्पेशल टाइप का एक पंप लगा होता है, और इस पंप को कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कहने का मतलब क्या है कि ये एटीपी को यूटिलाइज करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करता है, और एनर्जी यूटिलाइज करके क्या होता है, जो इसमें जो पहले मान लीजिए अगर सेल ये पहले एक्साइटेशन किया है तो इसके अंदर भी क्या हुआ है, सोडियम आया है, तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हम कहें इसमें पोटेशियम होता है और बाहर ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, सोडियम। तो ये सोडियम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या करता है, अंदर से इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ इसको सेंड करता है, और जो पोटेशियम बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर में उसको अंदर लाता है। तो कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा था पोटेशियम का, इधर अंदर सेल के अंदर, और ये बाहर क्या है, कम है। बाहर इसका कंसंट्रेशन क्या है पोटेशियम का, कम है, और अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। फिर भी ये किधर ट्रांसफर कर रहा है, सेल के अंदर ही। वैसे ही सोडियम क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, तो ये बाहर से अंदर से इसको बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप, और ये क्या करता है, ये पंप आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। मेंटेन व्हाट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब सेल एकदम अब मतलब न्यूट्रल है, अब वो कोई कार्य अभी उस समय नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए अगर उसमें क्या होता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल अगर आता है, जैसे मसल्स टिश्यू में अगर एक्शन पोटेंशियल आता है, मतलब वो एक्साइट करता है, रेस्टिंग में नहीं है। रेस्टिंग का अपोजिट हम क्या कर रहे हैं, एक्साइट, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर वो रेस्टिंग में जाता है तो मसल उस समय क्या होगा, रिलैक्स करेगा। तो ये होता है रेस्टिंग और एक्साइटेशन के बारे में। इसमें भी हम लोग पढ़े थे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो बताए थे, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी नॉर्मली जो हम बताए हैं कि ये मेनली जो भी आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहाँ वर्क करता है। सबसे पहले इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फंक्शंस क्या है, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहला तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। दूसरा क्या होता है कि ये जब ये समझिए जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, और ये सेल में यहाँ पे लगे हैं सोडियम और पोटेशियम पंप। तो बाहर क्या, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सोडियम बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो इसका एनर्जी इसमें यूज हुआ, तो ये एनर्जी यूटिलाइज करके क्या होता है, एक और पंप लगा होता है, जो कि अब मान लीजिए सोडियम अब बाहर ज़्यादा है, तो सोडियम तो आसानी से अंदर एंट्री कर सकता है हाई से लो की तरफ, लेकिन क्या है, इसके साथ साथ इसी चीज़ को कौन फॉलो कर लेता है, कुछ जैसे कि
सिम पोर्ट की तरह ये काम करता है, और यहाँ पे वर्क कौन कर देता है, या कि ग्लूकोज हो गया चाहे अमीनो एसिड। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से थ्रू क्या होता है, उस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैरी होता है। क्यों इसको सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ जो यूटिलाइज हो रहा है, ये एनर्जी जो यूटिलाइज हो रहा है, इसको ये यूज करके तब सब्सटेंस का क्या करा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। तो फंक्शन में क्या हो जाएगा कि ये एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है। व्हाट इट क्रिएट ड्राइविंग फोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। तो इन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये क्या करता है, ये वर्क करता है। दूसरा बात करते हैं, ये अगर मान लीजिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे ये कोई सेल है, अगर ये सेल में जिस साइड अगर सोडियम जा रहा है, जिस साइड भी सोडियम जा रहा है, बस पॉइंट ऑफ याद कर लीजिए, जिस साइड भी अगर सोडियम जा रहा है, अगर मतलब सोडियम अगर मान लीजिए सेल से अगर बाहर की तरफ जा रहा है, दोनों कंडीशन को समझिए। जैसे एक सेल तो अंदर गया और एक सेल से बाहर आया, दोनों कंडीशन में सोडियम बाहर आ रहा है, इसमें सोडियम अंदर जा रहा है। तो जिधर सोडियम जाएगा उधर ही इसको कौन फॉलो कर लेगा, वाटर। उसको कौन फॉलो कर लेगा, हमेशा उसको कौन फॉलो करेगा, वाटर। फिर ये बाहर जा रहा है तो ये वाटर इससे बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा और हमेशा जिधर सोडियम जाएगा, सोडियम के ग्रेडियंट के थ्रू उधर ही वो क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो व्हाट इज द अनदर फंक्शन, इट क्रिएट व्हाट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फॉर H2O एब्जॉर्प्शन। पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक और फंक्शन आप याद कर सकते हैं, इट रेगुलेट व्हाट, सेल वॉल्यूम एक्सपेंशन। सेल वॉल्यूम एक्सपेंशन को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। लास्ट जो है इसमें हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस समझिए, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर इसमें नॉर्मली ये ट्रांसपोर्टेशन होता है सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है कि जैसे कंसंट्रेशन N/V, मतलब मोल मतलब ये होता है सोल्यूट के बारे में, और V मतलब होता है सॉल्वेंट के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या करता है, ये सॉल्वेंट का मूवमेंट कराता है, सिर्फ सॉल्वेंट का, ओनली सॉल्वेंट का। तो अगर सोचिए, अगर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा, मतलब कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम। तो अगर मोल ज़्यादा है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। चाहे सॉल्वेंट कम है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वही कह रहे हैं, जो वाटर का जब भी मोमेंट होगा वो किधर से होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ, हाई कंसंट्रेशन के तरफ। और वो भी किसका, सॉल्वेंट का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, सॉल्यूट की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। जैसे समझिए किसके थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे एक समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये एक सॉल्यूशन 2 है, एक सॉल्यूशन 1 है और एक सॉल्यूशन 2 है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ये चीज़ समझने के लिए इस सॉल्यूशन 2 में हम नॉर्मली ये प्योर वाटर लिए हैं। मतलब प्योर वाटर मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है। तो इसकी ऑस्मोलरिटी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो, मतलब अगर सॉल्यूट ज़्यादा
तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगता है, वो लगता है आपके सोल्यूट के द्वारा। तो अगर सोचिए कि अगर सोल्यूट कुछ है ही नहीं तो इसका जो है ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगा, 0 है। लेकिन अगर इसमें क्या है कि इसमें सोल्यूट है और बहुत ज़्यादा सोल्यूट है, जैसे कि इसमें नॉर्मली ये जो सोल्यूट अगर ज़्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0। तो कभी भी ये जो वाटर का जो मोमेंट होगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से किसके तरफ होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के तरफ, हमेशा ये यही होगा, ठीक है। और समय के साथ ये क्या होता है कि मान लीजिए वाटर को, और ये नॉर्मली इसके बीच में जो ये मेम्ब्रेन होता है, ये कौन सा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर आप इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब solution of low concentration to high concentration solution when two solutions are mainly separated by what, semi permeable मेम्ब्रेन। वो किससे सेपरेटेड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और इन ऑस्मोसिस का फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी में, और ये आपका जो मेनली आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, और जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वो क्या करता है कि आपके जो बॉडी में जो फ्लूइड है, फ्लूइड बैलेंस करता है, मतलब ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है, चाहे इसको कह सकते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। इट मेंटेन व्हाट, होम्योस्टेसिस। दूसरा जो ब्लड वॉल्यूम का ये रेगुलेशन करता है, ब्लड वॉल्यूम का ये रेगुलेशन करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, इसके बारे में ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन कैसे होता है। फिर इसके बाद से ये रेगुलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इनका भी ये रेगुलेशन ये ऑस्मोसिस करता है। फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे आपको किडनी चैप्टर में। फिर इसके बाद से ये एब्जॉर्प्शन कराता है व्हाट, CSF का फुल फॉर्म आप जानते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा ब्रेन के बारे में। फिर और ये बताए थे वाटर बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को ये मेंटेन करता है। तो ये था अपना इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक, जिसमें कि आप एग्ज़ाम के लिए सिंपल डिफ्यूजन और ये जो फैक्टर्स है वो आप ध्यान रखें, फैक्टर्स ध्यान रखिएगा तो आसानी से ये समझ में आएगा। और ये यहाँ पे ज़्यादा गलती होता है कंसंट्रेशन N/V के ऊपर, और इसका एग्जांपल याद कर, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ बताए थे, विस्कोसिटी और थिकनेस के बारे में। यहाँ कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और GLUT4 क्या करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप लोग इसमें प्योर वाटर का नो सोल्यूट, ठीक है, OP ज़्यादा होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।